गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विषय अर्थशास्त्र का पहला अध्याय जो है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थात जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस 1947 तक अर्थात ब्रिटिश शासनकाल जितने वर्षों तक भारत में रहा, तब से लेकर 1947 तक की जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसकी स्थिति क्या थी, उसके बारे में मैं आपको बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। जिसमें इससे पूर्व की कुछ वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको अर्थशास्त्र और व्यवसाय अध्ययन इन दोनों पुस्तकों में कौन कौन से अध्याय और किस प्रकार से दिए गए हैं उनकी संक्षेप में जानकारी इसमें दी थी। अब आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या। हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इतने विशाल भूभाग वाली है, इतने बड़े लोकतंत्र वाली है और 200 वर्षों तक का ब्रिटिश शासनकाल भारत में रहा, तो ब्रिटिश शासनकाल या जिसे औपनिवेशिक शासनकाल भी कहा जाता है, उनके द्वारा जो भारतीय सत्ताओं पर अपना अधिकार स्थापित किया गया था, तो उस अधिकार के साथ उन्होंने भारतीय सत्ता शासन का संचालन कैसे किया और उसका दुष्परिणाम जो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप उभर कर सामने आया, उसके बारे में इस अध्याय में इन लिखे हुए बिंदुओं के आधार पर चर्चा की गई है। सबसे पहला बिंदु है निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। निम्न स्तरीय आर्थिक विकास का मतलब क्या है कि औपनिवेशिक शासनकाल भारत में जब आया, तब उनका मुख्य ध्येय व्यापार करने का था। तो एक व्यापारिक उद्देश्य से वो भारत में अपना जो कारोबार है, अपना व्यवसाय है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे थे। यदि आर्थिक विकास की बात करें तो कुछ गतिविधियों का संचालन उनके द्वारा किया गया था, परंतु उन्होंने कभी भी इस उद्देश्य को पूरा नहीं करने दिया, जिसमें भारत का जो आर्थिक विकास है वो अन्य जो राष्ट्र हैं उनकी तुलना में तेज गति से आगे बढ़ सके। इसमें मुख्य यदि हम चर्चा करें कि भारत में लोगों की आय का जो स्रोत है, आय का स्रोत मुख्य रूप से क्या था, सब जानते होंगे, कृषि। अर्थात ब्रिटिश शासनकाल तक आज़ादी से पूर्व या पश्चात भी हम चर्चा करते हैं, पुस्तकों के माध्यम से पढ़ते हैं कि भारत के नागरिकों की आय का जो मुख्य स्रोत है वो कृषि माना गया था। अब कृषि क्षेत्र में आजीविका एक बहुत बड़ा स्रोत थी। भारत की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि कार्यों में लगा हुआ था, तो उनका सबसे केंद्र जो मुख्य रूप से केंद्र बिंदु था वो कृषि एवं उससे जुड़ी हुई समस्त व्यवस्थाओं, या यूं कहें कि जो प्राथमिक क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था का, उस प्राथमिक क्षेत्र पर धीरे धीरे शनै शनै गति से उन्होंने अपना अधिकार या यूं कहें कि एकाधिकार स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह भी थी कि इस वर्ग में, कृषि क्षेत्र में जो जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कार्य करता था, वो अधिकांशतः निम्न स्तरीय आय को प्राप्त करने वाले थे। आय का मुख्य स्रोत कृषि होने के कारण कृषि के अलावा अन्य गतिविधियों पर उनके द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। और आर्थिक नीति का ध्येय, यदि इस बिंदु के माध्यम से हम देखें कि उनकी जो आर्थिक नीति थी, अंग्रेजों की ब्रिटिश शासनकाल की जो आर्थिक नीति थी, आर्थिक नीति का ध्येय या उद्देश्य यदि बात करें तो आर्थिक नीति का ध्येय केवल भारत के प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त जितने भी उत्पाद हैं उनको कच्चे माल के रूप में अपने देशों में निर्यात करना या अपने देशों में भिजवाना और अपने देशों की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ बनाना। अब इसका परिणाम हुआ क्या कि भारत में बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र से उत्पादन या प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादन तो होता था, परंतु भारत को उसका लाभ नहीं मिला। क्योंकि आर्थिक नीति क्या थी, आर्थिक नीति जो बनाई गई थी वो तो भारत में बनाई गई थी, परंतु उससे जितने भी जुड़े हुए बिंदु थे, उनके जो उद्देश्य स्थिति थी वो इंग्लैंड एवं उसके समकक्ष राष्ट्रों का आर्थिक विकास करना था।
तो आर्थिक निम्न स्तरीय आर्थिक विकास में आय का स्रोत कृषि था, कृषि को उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया। आर्थिक नीतियां उन्होंने बनाई, तो आर्थिक नीतियों का जो ध्येय था, उद्देश्य था, वो भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाने का ध्येय उनके माध्यम से रखा गया। अब यदि लोगों की आय नहीं होगी, आजीविका का बहुत बड़ा स्रोत कृषि था, परंतु कृषि से होने वाली आय का एक छोटा सा सूक्ष्म हिस्सा ही लोगों के पास में रहता था। अधिकांश हिस्सा ब्रिटिश शासकों के द्वारा या तो हड़प लिया जाता या किसी नीतियों के माध्यम से उनसे प्राप्त कर लिया जाता था। तो लोगों के पास में आजीविका का कोई स्रोत और नहीं था और शेष इनकम या आय उनके पास में नहीं रहती थी। अब इसका दुष्परिणाम फिर क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय कह दूं या प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय भी आगे नहीं बढ़ सकी। क्यों नहीं बढ़ सकी? क्योंकि आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि के संबंध में उनकी जो आर्थिक नीतियां और उन नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास या उसका ढांचा मजबूत करने के लिए नहीं था। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो भारत की राष्ट्रीय आय वो भी नहीं बढ़ पाई। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? एक राष्ट्र की जो कुल इनकम होती है वो किससे बनती है? उस देश के नागरिकों के योगदान से बनती है। अब नागरिकों का योगदान कब होगा? जब उनके पास में आय का कोई स्रोत होगा। अब स्रोत तो था, परंतु उनके पास में उस स्रोत में से शेष आय बहुत कम हिस्से की रह जाती थी, केवल इतनी कि वो अपने दिन प्रतिदिन का भरण पोषण कर सके। तो राष्ट्रीय आय को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। तो राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ने का कारण क्या हुआ कि प्रति व्यक्ति की इनकम नहीं थी, और प्रति व्यक्ति की इनकम नहीं होने के कारण राष्ट्र की जो आय है वो भी आगे नहीं बढ़ पाई। यदि हम बात करें कि राष्ट्रीय आय जो एक देश की सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, ब्रिटिश शासन काल में कई ऐसे महान अर्थशास्त्री हुए, इन्होंने सर्वप्रथम भारत में यह कहा था कि आप राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को, यह राष्ट्र की आय कैसे ज्ञात की जाती है, राष्ट्र की कुल आय कितनी हो रही है वर्तमान में, उसके आंकड़े एकत्रित करें, उसका अनुमान लगाएं। तो उसमें कुछ नाम आते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, फिंडले सिराज, फिंडले सिराज, और भी कई ऐसे नाम हैं। इन प्रमुख व्यक्तियों ने ब्रिटिश शासन काल के समय भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए उस समय की हुकूमत या सत्ताओं को कुछ इस प्रकार के तथ्य उपलब्ध करवाए थे। परंतु ब्रिटिश शासन काल का ध्येय ये नहीं था कि भारत की राष्ट्रीय आय, लोगों की आय सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की जाए, क्योंकि दो बातें थी। पहली बात तो ये कि प्रारंभिक वर्षों में, ब्रिटिश शासन काल के प्रारंभिक वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा थी, या प्रति व्यक्ति की जो इनकम थी वो कृषि की आजीविका होने के कारण एक अच्छे स्रोत के रूप में मानी गई थी। परंतु धीरे धीरे कृषि व्यवस्थाओं को गतिहीन किया गया। कृषि में जो नीतियां बनाई गई, उन नीतियों का ध्येय भी भारत को कृषि के क्षेत्र में कमजोर राष्ट्र बनाना था। इस कारण से भी क्या हुआ, राष्ट्र की आय दिन प्रतिदिन गिरती गई, या प्रति व्यक्ति लोगों की जो आय है औसतन वो कम हो गई। तो दादा भाई नौरोजी, फिंडले सिराज, डॉक्टर KVR आदि कई ऐसे लोगों ने ये सुझाव दिया, परंतु ब्रिटिश शासन काल ने उस सुझावों को अपनाया लेकिन प्रकाशित नहीं किया। उन्होंने गणना तो की, आंकड़े एकत्रित भी किए, लेकिन सार्वजनिक इसलिए नहीं किया कि यदि वास्तविक स्थिति दुनिया के अन्य देशों के सामने रखी जाएगी तो प्रारंभिक वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय ज़्यादा थी, और कुछ वर्षों के अंतराल के बाद ही क्या हुआ, भारत की राष्ट्रीय आय दिन प्रतिदिन गिरावट की ओर दर्ज की गई। तो इस प्रकार निम्न स्तरीय आर्थिक विकास की यदि बात करें तो भारत में एक जानकारी यह भी दी जाती है कि उस समय 20वीं शताब्दी में भारत की जो प्रति व्यक्ति या यूँ की राष्ट्रीय आय जो है वो 2% की दर से आंकी गई थी। मतलब
20वीं शताब्दी यानी अंग्रेजी शासनकाल जब चरम सीमाओं पर पहुंच गया था, तो उस समय भारत की राष्ट्रीय आय मात्र कितनी थी? 2% थी। अर्थात उत्पादन होता था, बड़े पैमाने पर कृषि के कार्य होते थे, परंतु उससे प्राप्त कच्चा माल, कच्चे उत्पाद जितने भी हो विभिन्न प्रकार के, वो कहाँ चले जाते थे? इंग्लैंड भिजवा दिए जाते थे। और भारत में उन कच्चे पदार्थों से किसी भी प्रकार की वस्तु का निर्माण नहीं होने के कारण राष्ट्र की जो आय वो कमजोर हो गई। तो इस प्रकार से निम्न स्तरीय आर्थिक विकास में ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर किया गया। दूसरा क्षेत्र हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र के बारे में। कृषि क्षेत्र के बारे में कहा है कि उस समय भारत की देश की जनसंख्या या देश की आबादी वो 85% लगभग कृषि पर निर्भर थी। कृषि क्षेत्र की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो पहले उन आंकड़ों को देखना होगा कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र हमेशा पहचाना गया है, आज भी हम कहते हैं। तो उस समय बहुत आबादी, मतलब आबादी का बड़ा वर्ग कृषि कार्यों में लगा हुआ था। इस कारण ने कृषि में जनसंख्या का बड़ा हिस्सा, कार्य करता था। ठीक है, ये कृषि क्षेत्र की स्थिति। तो बड़े हिस्से के कार्य करने से हुआ क्या कि अंग्रेजों को इस बात की जानकारी हो गई थी कि बहुत बड़ा वर्ग आबादी का केवल कृषि कार्य में लगा हुआ है, तो क्यों न इस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा एकाधिकार की स्थिति स्थापित की जाए, जिससे जो कृषि व्यवस्था है वो भारत की आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने कुछ नीतियां ऐसी बनाई जिसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि कृषि की जो उत्पादकता थी, जो प्रोडक्टिविटी रेट थी, उत्पादकता, उसमें क्या हुई? कमी आई। कृषि उत्पादकता में कमी किस कारण से? अंग्रेजी शासन की नीतियों के कारण से कि कृषि का उत्पादन उतना ही किया जाए जितना इंग्लैंड एवं वहां के नागरिकों या राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार पूरा किया जा सके, और अधिशेष यदि बचता है तो वो भी नागरिकों को इतना ही दिया जाए कि वो अपना पेट भर सके। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजी शासनकाल की नीतियों से कृषि क्षेत्र में ये जानकारी मिली कि आबादी का 85% हिस्सा कृषि में योगदान देता है, मतलब जनसंख्या का बहुत बड़ा जो पार्टीशन है वो एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। और उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने ऐसी नीतियां बनानी शुरू कर दी। उसका परिणाम क्या हुआ? कृषि उत्पादकता में कमी, निरंतर कमी देखी गई। कृषि का कमी कह दो, पिछड़ापन कह दो। पिछड़ापन होने का मतलब कि कृषि में उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाना। आधुनिक उस समय के कृषि उपकरणों, जैसे आज की भारत की कृषि, आज भारत का एग्रीकल्चर दुनिया में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? हमने अपनी नीतियों में बदलाव किया, हमने आधुनिक उपकरणों को अपनाया, और कृषि क्षेत्र में सरकारों के द्वारा, वर्तमान और पूर्ववर्ती भी सरकारों द्वारा कृषि क्षेत्र में अपने बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र में सुधारात्मक स्थितियों को निरंतर अपनाया गया। फिर यदि बात करें कि कृषि क्षेत्र में भू व्यवस्था प्रणाली, अब भू व्यवस्था प्रणाली मतलब क्या होता है कि भूमि की व्यवस्थाएं। अब भूमि की व्यवस्थाओं में क्या कहा गया कि जो किसान जिस खेत का कृषि योग्य भूमि का मुख्य मालिक है, उन सब से क्या किया गया, उनकी भूमि को जमींदारों को सौंप दिया गया, यानी एक प्रकार के मध्यस्थ व्यक्ति, दलालों को सौंप दिया गया। वो प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं करते थे, वो केवल शासन नीतियां लागू करते थे और मध्यस्थों के माध्यम से आबादी के उस बड़े हिस्से पर अपनी नीतियों के माध्यम से शोषण उनका करते थे। अब मजबूरन क्या था कि किसान को अपनी उपज का बहुत बड़ा भाग क्या करना पड़ता था, लगान के रूप में, कर के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ता था, और यदि नहीं देते तो उनमें सजाओं का प्रावधान था, उनको दंड किया जाता था। और जमींदार क्या करते कि उस किसान से बड़ा हिस्सा अपने लिए रख लेते और बहुत जो नीतिगत तरीके से
उत्पादक का भाग तय था वो अंग्रेजों को देते थे। तो किसान के पास में शेष जो रहता उसमें से भी जमींदार ले लेते थे। तो कहने का मतलब क्या है कि भू व्यवस्था प्रणालियां इस प्रकार से लागू की गई कि उसमें जमींदारी प्रथा, रेयतबाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, ये कुछ ऐसी व्यवस्था थी उस समय कि उनके माध्यम से किसान खेत में कार्य तो करता था, परंतु सबसे मुख्य बात क्या है कि जो कृषि का उत्पाद था, कृषि फसलें थी, वो बड़े हिस्से के रूप में अंग्रेजों को प्रदान की जाती थी। तो इस भू व्यवस्था प्रणालियों से वो इसी प्रकार की नीतियों को लागू करते थे। फिर उसके बाद में यदि हम बात कहें कि जमींदारों की बात मैंने बता दी, भू व्यवस्था प्रणालियों की बात बता दी, एक कृषि राजस्व की बात आती है। कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो कृषि राजस्व। अब राजस्व का मतलब क्या होता है? राजा की आय। राजा कौन? सरकार। तो सरकार का जो कोष होता है, आय जहां एकत्रित होती है, प्राप्त होती है, या उसके तौर तरीके होते हैं, उसको राजस्व कहा जाता है। अब अंग्रेजी शासन काल में उस समय सरकार की राजस्व का बड़ा स्रोत किस पे टिका हुआ था? कृषि पे टिका हुआ था। क्यों? क्योंकि कृषि भी आजीविका और आय का मुख्य स्रोत मानी गई थी। अब ऐसे में राजस्व कैसे प्राप्त किया जाए? आपने लगान नाम सुना है, जो आज हम जिसे टैक्स कहते हैं, उस समय उसे लगान कहते थे। अब उस लगान के रूप में कृषि का एक बड़ा हिस्सा किसान के पास से प्राप्त करके और उसको केवल इतना प्रतिशत या इतना ही भाग शेष रखा जाता था जिसमें भी जमींदार लेते थे, और जमींदार भी उनका शोषण करते हैं। मतलब किसान मालिक है, उसकी भूमि है, वो मेहनत करता है, लेकिन उसके पास में उस बड़ी उपज का केवल इतना सा हिस्सा शेष रह जाता कि जितना वो अपना भरण पोषण कर सके। तो इस प्रकार से कृषि राजस्व के रूप में वसूली की जाती थी, उनसे पैसा भी वसूला जाता था, उनसे राजस्व के रूप में लगान के माध्यम से कृषि की जो फसलें हैं, अनाज या अन्य बहुमूल्य जो पदार्थ हैं, वो सब प्राप्त कर लिए जाते थे। तो इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था आज़ादी के समय कृषि क्षेत्र में भी गतिहीन हो गई और पिछड़ी भी हो गई। फिर बात आती है तीसरी, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो उस समय भारत का जो औद्योगिक ढांचा था, मतलब उसमें ये कहा गया है कि सुदृढ़ ढांचे का अभाव था। अर्थात औद्योगिक ढांचा है वो उस गति से विकसित नहीं हो पाया जिस गति से होना चाहिए था, क्योंकि अंग्रेजों का ध्येय नहीं था कि भारत में औद्योगिक संरचना तो स्थापित की गई, परंतु केवल उन्हीं उद्योगों का विकास किया गया जिसके माध्यम से वो इंग्लैंड के कल कारखानों या वहाँ के उद्योगों का संचालन कर सके। और दूसरी बात, एक औद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने क्या, विऔद्योगीकरण की नीति अपनाई। विऔद्योगीकरण का मतलब क्या होता है कि ये भी एक प्रकार की दोहरी नीति थी। दोहरी नीति का मतलब कि एक तो अंग्रेजों के द्वारा भारत के औद्योगिक ढांचे को कमजोर करना, उसमें कमजोर करने का मतलब क्या कि जो वर्तमान की उस समय की आवश्यकता थी भारतीय उद्योग की, उनको आगे विकसित नहीं किया जाए, केवल वही स्थितियों का विकास किया गया जिसके माध्यम से कृषि क्षेत्र की फसलों को, मतलब भारत में जो विऔद्योगीकरण की नीति अपनाई अंग्रेजों ने ब्रिटिश शासनकाल में, उसका मतलब क्या है विऔद्योगीकरण का, कि एक तो भारत को कच्चे माल का निर्यातक राष्ट्र बना दो, मतलब भारत से जितना भी कच्चा माल पैदा होता है उसको भारत के उद्योगों में, कल कारखानों में प्रयोग करने की बजाय भारत से निर्यात कर दो, तो समस्त कच्चा माल विदेशों में चला जाता था। और दूसरा, भारत को ही वहाँ ब्रिटिश राष्ट्रों, कंट्रियों में उत्पादित तैयार की गई वस्तु का आयातक देश बना दो। अर्थात उन्होंने क्या किया, जो भारत का आयात निर्यात था उस पर भी एकाधिकार कर लिया। तो विऔद्योगीकरण की नीति के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि भारत का जो औद्योगिक ढांचा है उसको मजबूत होने से रोक दिया गया, उसमें रुकावटें पैदा की गई। फिर भी उन्होंने, एक बात इसमें आती है कि 19वीं शताब्दी में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना है वो की गई थी। आधुनिक उद्योग जिसमें कि 1907 में यदि मैं बात करूं तो TISCO, टाटा एंड सन्स का एक बहुत बड़ा उपक्रम
जो आधुनिक भी कह सकते हैं, सर्वप्रथम भारत में सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई के रूप में टिस्को कंपनी, टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी के रूप में स्थापित की गई थी। तो ये भारत में एक शुरुआत थी जो बड़े औद्योगिक स्थिति की या यूँ कहें कि पूंजीगत उद्योग की। हालांकि कुछ उद्योगों की स्थापना उस समय उन्होंने अनुमति दी, लेकिन केवल कुछ ही क्षेत्रों में, शेष समस्त क्षेत्रों पर उनका अधिकार था, एकाधिकार था। इस कारण से निजी व्यक्तियों या उद्यमियों को उनके द्वारा किसी प्रकार की मतलब इजाज़त नहीं थी। यदि और बात करें कि औद्योगिक क्षेत्र में जो भारत का औद्योगिक ढांचा है उसको निरंतर कमज़ोर करने का प्रयास किया गया, और प्रायः यदि हम देखें कि प्रायः पूंजीगत उद्योगों का अभाव था। कहाँ? भारत में। क्यों था? क्योंकि पूंजीगत उद्योग यदि वो विस्थापित करने लग जाएंगे तो फिर जो ब्रिटिश शासन उनके राष्ट्र हैं उनके यहाँ पे कल कारखाने तेजी से विकसित कैसे होंगे। तो इसलिए उनका ध्येय यही था कि भारत में विऔद्योगिकरण की नीति यानी दोहरी औद्योगिकरण की नीति अपनाई जाए। एक तो कच्चा माल यहाँ से निर्यात कर दो और दूसरे उसी कच्चे माल को तैयार वस्तु के रूप में आयात कर लो, क्योंकि भारत एक विशाल बाजार भी था। तो यहाँ पर उपभोग योग्य वस्तु तैयार की गई भारत में बाजार में पहुँचाई जाती थी। अर्थात ना तो रोजगार बढ़ा, ना रोजगार के संसाधन बढ़े, ना राष्ट्र की आय बढ़ी। तो कुल मिला के ब्रिटिश शासनकाल किसी भी क्षेत्र में भारत में कोई बहुत तेज गति या उसको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने कार्य नहीं किया। फिर बात करते हैं विदेशी व्यापार की, फॉरेन ट्रेड। यदि अब तक हम इसमें समझें तो भारत का जो विदेशी व्यापार है वो भी निश्चित रूप से उतना आगे नहीं बढ़ पाया था जितना उन 200 वर्षों के शासनकाल में बढ़ना चाहिए था। सरकार द्वारा यानी उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी, सरकार द्वारा उत्पादन, व्यापार, आयात एवं निर्यात, इन सब पर क्या किया? अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। क्या कर ली? मोनोपोली स्थापित कर ली। अब एकाधिकार होता है, ये नहीं कि एकाधिकार नहीं होता है, परंतु उनके एकाधिकार स्थापित करने का उद्देश्य ये था कि भारत का प्रोडक्शन, भारत का ट्रेड, भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब पे उनकी मोनोपोली हो। और उन एकाधिकार का उद्देश्य क्या था? उत्पादन कमजोर बना रहे, व्यापार उस गति से आगे नहीं बढ़े, आयात निर्यात केवल उन्हीं की अनुमति से हो और उन्हीं की नीतियों से हो। तो इस एकाधिकार का भारत के आर्थिक विकास में योगदान क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। इसका जो औद्योगिक ढांचा, विदेशी व्यापार का जो ढांचा है वो मजबूत नहीं हो सका। उस समय की यदि कुछ बात करें, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, रेशम का, मलमल का उद्योग, ठीक है, जूट का उद्योग आदि ऐसे कई बड़े औद्योगिक क्षेत्र थे जिनमें यदि उस समय निवेश किया जाता, उनके लिए अच्छी नीतियां बनाई जाती, तो उस समय का ये जो उद्योग है भारत में बहुत बड़े पैमाने का उद्योग माना गया था। लेकिन इनसे प्राप्त कच्चा माल केवल विदेशों में जाता था। वो उत्पन्न तो भारत में किया जाता, बनाया जाता। भारत की जो यूँ कहें कि शिल्प कला है, शिल्पकला, चित्रकारी, बुनकर, हस्तकला, हस्त निर्मित जो वस्तुएं होती थी, तो इन सब को भारत में कोई अवसर नहीं दिया गया था। इनका अवसर कहाँ था? विदेशों में, क्योंकि विदेशों में भारत की शिल्प कलाओं, चित्रकारियों, बुनकरों, हस्तनिर्मित और भी विभिन्न जो भारत की उस समय की व्यापारिक गतिविधियां थी, उनकी विदेशों में बहुत बड़े पैमाने पर मांग थी। तो उन्होंने क्या किया? इन शिल्प कलाओं, चित्रकारियों, बुनकरों, हस्तनिर्मित या यूँ कहें कि छोटे कुटीर उद्योगों का पतन करना शुरू कर दिया। केवल वही क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया कि जिससे उनकी आर्थिक गतिविधि वहाँ संचालित हो, और भारत में यदि उत्पादन गतिविधियाँ बढ़ रही हैं
तो केवल इस उद्देश्य से ताकि उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो कहीं ना कहीं विदेशी व्यापार को भी भारत में ब्रिटिश शासनकाल के द्वारा आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर आता है जनांकिकीय स्थितियाँ। जनांकिकी मतलब जनसंख्या। अब यदि जनसंख्या की बात करें तो ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व भारत की जो आबादी है वो इस गति से नहीं बढ़ रही थी जिस गति से वर्तमान में है, या यूँ कहें कि 1970 या 90 के दशक के बाद में बढ़ी। आज़ादी से पूर्व या मान लीजिए 19वीं शताब्दी से पूर्व भारत की जनसंख्या में जो वृद्धि दर है वो एक सामान्य स्थिति की थी, अर्थात संसाधन इतने थे और आवश्यकता और आबादी कम थी। तो यदि ब्रिटिश शासनकाल भारत में भारत के राष्ट्रीय आर्थिक विकास के बारे में सोचते हुए नीतियां बनाता तो भारत की आज़ादी की पूर्व संध्या पर इतनी दुर्दशा नहीं होती। तो यदि हम बात करें जनांकिकीय सोपान की तो भारत में सर्वप्रथम, क्योंकि जनगणना जैसे आज जनगणनाएं होती है ना, अभी होने वाली थी परंतु कोविड-19 के कारण उसको एक बार स्थगित किया गया। हर 10 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत में जनांकिकीय यानी जनसंख्या की गणना की जाती है। अब उस जनांकीय स्थिति से क्या होता है, भारत में सर्वप्रथम कहा जाता है कि 1881 में ब्रिटिश शासन द्वारा जनगणना का अनुमान दिया गया था। कब? 1881 में। फिर उसके बाद में कई सोपान या कई चरण की बात आती है तो 1921 एक ऐसा मतलब वर्ष बताया गया कि इसके पूर्व और इसके पश्चात 2 जनांकीय सोपान या माने गए। इनमें जनसंख्या का संक्रमण, यदि यूँ कहें कि जनसंख्या वृद्धि दर भी बहुत तेज गति से देखने को मिली। तो प्रथम सोपान तो क्या हुआ है 1921 से पूर्व का, और द्वितीय सोपान, ये तो प्रथम सोपान प्रथम चरण, और द्वितीय था 1921 के पश्चात का, तो ये सेकंड सोपान। तो इस द्वितीय चरण से क्या हुआ, भारत में जो आबादी या जनसंख्या वो तेज गति से बढ़ने लगी। तो 1881 में हालांकि ब्रिटिश जनगणना का अनुमान दिया गया था, फिर बाद में और भी कई बार इसमें प्रयास हुए, परंतु अंग्रेज ये नहीं चाहते थे ब्रिटिश शासनकाल कि भारत में जनगणना एक नियमित अंतराल से होती रहे, क्योंकि फिर यदि वो ऐसे आंकड़े प्राप्त होते हैं तो उनका सार्वजनिक प्रकाशन करना होता है, फिर संपूर्ण दुनिया के सामने भारत की स्थिति स्पष्ट हो जाती। तो ऐसा वो नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए कहा जाता है कि जनांकिकीय स्थिति से यदि जनगणना होती है तो जन स्वास्थ्य के बारे में, मातृ शिशु दर के बारे में, जीवन प्रत्याशा और भी अनेक प्रकार की ऐसी स्थितियां जो जनगणना के माध्यम से प्राप्त होती है। तो यदि जनगणना करते तो जन स्वास्थ्य सुविधाएं, मातृ शिशु दर, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य की अन्य सुविधाएं, इन सब के बारे में जानकारी जुटाई जाती है और उनका उल्लेख फिर किया जाता है। और वो ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको जनगणना से मतलब ही नहीं था, क्योंकि यदि करते तो फिर अनेक ऐसे बिंदुओं पर उनको प्रयास करना पड़ता। इसलिए जनांकिकीय जो सोपानीय स्थिति है वो भी आज़ादी से ठीक पूर्व भारत में अच्छी नहीं मानी गई थी। फिर आता है छठा पॉइंट है व्यावसायिक संरचना, यानी बिजनेस का स्ट्रक्चर जो है। अब यदि व्यावसायिक संरचना की बात करें कि जहां एक और उद्योग, विदेशी व्यापार, इन सबको गतिहीन किया गया, इनमें इस प्रकार की नीतियां बनाई गई, केवल उन्हीं उद्योगों को आगे बढ़ावा दिया गया जिससे भारत में उन अंग्रेजी शासनकाल की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो चलती रहें। अन्य जो व्यावसायिक संरचना है उसमें यदि बात करें कि कृषि भारत की व्यवसाय, कृषि को मुख्य व्यवसाय भी माना गया था, कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय भी था। अब कृषि के माध्यम से 2 प्रकार की फसलें होती हैं, परंपरागत फसलें होती है, व्यावसायिक फसलें भी होती हैं। तो व्यावसायिक फसलों में कुछ ही फसलों की अनुमति दी गई और उन फसलों का जो उत्पादन होता था वो उत्पादन कहाँ भेजा गया, इंग्लैंड में भेज दिया गया। सामान्य जो उत्पादन होता था वो भी भिजवाते थे। तो भारत में कृषि का व्यावसायीकरण का दौर शुरू किया गया था, परंतु कुछ ही क्षेत्रों में उसकी अनुमति प्रदान की गई थी। फिर यदि उसके बाद में यदि बात करें तो व्यावसायिक संरचना में दूसरा, जैसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र आता है, ठीक है, एक आपका द्वितीय क्षेत्र आता है, और तीसरा कौन सा आता है, तृतीयक या
सेवा क्षेत्र है। इसके बारे में आपने भी पूर्व के कुछ वीडियोस के माध्यम से देखा था। तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे, कार्य थे, क्योंकि कृषि यही है। केवल कहा जाता है अनुमान के तौर पे कि 10% आबादी ही भारत में निर्माण या विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए थे, अर्थात कृषि ही सब कुछ केंद्र बिंदु पर थी और कृषि पर ही बहुत बड़ी आबादी निर्भर थी। तो अंग्रेजी शासन काल ने आज़ादी से पूर्व भारत की जो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था थी उसमें सबसे बड़ी शोषणकारी नीतियां थी वो कृषि क्षेत्र में ही लागू की थी। इस प्रकार से भारत की जो अर्थव्यवस्था है, निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विदेशी व्यापार, जनांकीय स्थिति, व्यावसायिक संरचना और एक अंतिम आता है आधारिक संरचना। क्या? आधारिक संरचना। आधारिक संरचना की यदि बात करें तो वो होता है मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ढांचा जिससे एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था गतिशील रहती है, प्रगतिशील रहती है। इसमें यदि बात करें कि रेल का है, सड़क मार्ग का है, जल मार्ग का है, समुद्री मार्ग है, इन सब में केवल इतना ही कार्य किया गया जिससे ब्रिटिश शासन काल की व्यवस्थाएं सामान्य रूप से भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचालित हो सके। उनका ध्येय ये नहीं था कि संपूर्ण भारत में आर्थिक ढांचे में आधारित संरचनाओं का विकास किया जाए, सड़कों का जाल बिछाया जाए, रेल मार्गों की बात की जाए। हाँ, यदि एक ब्रिटिश शासन काल का एक बहुत बड़ा योगदान की बात करें तो 1850 में भारत में सर्वप्रथम रेल संचालन आरंभ किया गया था। 1850 में मुंबई से ठाणे के बीच में भारत में प्रथम रेलगाड़ी, यात्री रेलगाड़ी है वो चलाई गई थी। तो ये जो संचालन था, आज भी भारत में कई जो रेल भवन है, रेल मुख्यालय है या कुछ ऐसे बड़ी इमारतें वो ब्रिटिश शासन काल में बनाएगी। उनका स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत आज भी है, परंतु वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। तो भारत में एक बहुत बड़ा योगदान जो हम बात करें कि 1850 में रेलों का संचालन उनके द्वारा किया गया। बाकी जी डाक तार व्यवस्था की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो ये सारी स्थितियां आधारिक संरचना में आती हैं, परंतु इन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। इस प्रकार स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी इन स्थितियों, जिसमें आर्थिक गतिहीनता, आर्थिक पिछड़ापन, उद्योगों का विकास नहीं हो पाना, ढांचागत सुविधाओं का अभाव आदि मूलभूत समस्याओं से एकत्रित होकर भारत को बहुत बड़े योगदान के पश्चात में आज़ादी मिली थी। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने इन सब बिंदुओं के माध्यम से आज़ादी की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, कैसे थी, उसके बारे में अध्ययन किया। आज तक के लिए इतना ही। गुड बाय।